Find the value of current value in the circuit. And the value of current I in the circuit given as below. कुछ नहीं भाई तो मैं करूँगा एक बुरी चीज तो करनी है तो मैं इससे कुछ करूँगा अबे कर भी क्या पाएगा तू वैसे भी कर पाएगा क्या मैं क्या ही करता अरे नहीं कुछ बुरा तो कर नहीं रहा भाई तेरा कुछ लड़का है 10वीं का है वरना उसका भाई हो समझ आता वो तो भाई भाई है किसका भाई है भाई तो इसका भी है मैं किसी और की बात कर हमारे को क्या उसका भाई भी है मैं क्या ढूंढूं जो दो पैर वाले बच्चे हैं तुम नाम बताओ भाई ऐसे कितने के पूछा भाई वो तो बहुत वो जानता हूँ मैं ऐसे हाँ उनको क्लास तो पता नहीं कौन सी क्लास में है क्योंकि क्लास में पूछती मैं उसको पहले जाके थैंक यू बोलूँगा अच्छा अच्छी चीज़ कर देना फिर उसमें और था ना ऐसे दूंगा तो दे देना भाई वो ऐसे चला रहा है कुछ होगा अभी कभी दूरी तो नहीं है बस क्या हाँ भाई वही बिल्कुल बुरा कबूल करके वही है तो भाई ये जो हम लोग का ऐसे कॉमन जानने वाले हाँ अभी हाँ और इसका भाई भी भाई मेरा भाई इसका भाई छोटा भाई है इसका भाई भाई तो इसका है छोटा हाँ देशा आया मैं बोल दिया अमान अच्छा अमान पापा कहते हैं मेरा भाई हाँ भाई जरा करना से हाँ कैलकुलेट करो इसमें किसका भाई है किसकी बहन है किसका छोटा भाई है किसका बड़ा भाई है। सर रेजिस्टेंस 45 आएगा पहले भाई करंट निकाल आ गया क्या? सर साफ दिख रहा ना खड़े खड़ी पैरेलल में बाकी सीरीज में चलो बहुत अच्छी बात है करके दिखाओ। अरे भाई 15 का 45 आ गया आंसर और ये 3 वोल्ट तो क्या है आई ना ये मल्टी आई आ फर्स्ट पार्ट में तो करंट निकालना है ठीक एक है मिनट करंट पहले फर्स्ट पार्ट कर लो करंट निकाल लो पहले ये फर्स्ट पार्ट ही है फर्स्ट पार्ट बाकी बच्चों से कह रहा हूँ थोड़ा अपना दिमाग लगा लेना दिमाग लगा कर करना करो ठीक है कितना आया 1/15 0.6 आएगा क्या? गलत है अब तुम भी लगाओ दिमाग भाई लगाओ दिमाग नहीं बेटा गलत है करंट 45 के नहीं लगाना वो तो दिक्कत है करो करो रेजिस्टेंस पे है ये भाई वो तो बात है ये तीन तो सीरीज में ही है सेकंड पार्ट में लिख रहा हूँ अबे एक मिनट रुक उन तीनों को ऐड करके फिर उसको पैरेलल में लेंगे मन मन में करो या तो वो आपसे पूछ रहा है तब बात अलग है सही है ऐसे ये सही बोल रहा था सही होगा शायद करो तो ट्राई कर 60 हाँ जी एक बार 60 प्लस एक बार तो एक चीज पूछती थी सर AB और AC का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो AB सर अगर AB और AC का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो BC की पैरेलल होगा सीरीज में होगा अच्छा AB और AC का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB और AC का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे नहीं निकलेगा आप सोच रहे हो ना कि ये दोनों पैरेलल में ले लूं या इन दोनों को सीरीज में ले लूं उसके साथ ही पैरेलल में क्या सोच रहे हैं समझा सर 3/20 आएगा सर मैंने सिर्फ AC रेजिस्टेंस करंट 3/20 ये भी गलत है ये क्या है फिर आंसर आंसर आ रहा है आपका करंट 0.3 यानी कि 3/10 करंट तो
सर मैंने फिर एसी और सीडी की वो पैरेलल में निकाल ली तो 15 ओम और फिर एबी 15 एसी 15 और चलो मैं एक करके निकाल 3/10 हाँ? 3/10 उनके पैरेलल होगा ना 3/10 आ गया भाई इसको ठीक कैसे है आ गया? विजय सर वो वो कितना हो गया 3/20 हो गया हाँ? 3/20 3/20 आ रहा था तेरा क्या है? मेरा सर हो गया So 3/5 है 3/10 3/10 इसका कैसा आया? मैं बता दूं सेकंड पार्ट अभी पहले लिख लेता हूँ ना यू हैव 4 रेसिस्टेंस ऑफ नो मीट भाई रेसिस्टेंस ये तो पैरेलल है अगर अब इस को डिवाइड करेंगे तो ये बन these जाएगा resistors to have मतलब अब ये पैरेलल है ये 30 होगा these resistors to have effective resistance of 8 ohm अगर ये तो पैरेलल है ठीक है और ये फिर जो इनका सम आएगा वो इन दो के पैरेलल है देखिए जी जब भी कभी मेरे को सीरीज और पैरेलल देखना होता है ना तो सीरीज और पैरेलल देखने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम किसी डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाहते हैं तो अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और दूसरे पॉइंट तक पहुँचना चाहते हैं तो रास्ते में अगर सारे के सारे रेसिस्टेंसेस एक के बाद जुड़े हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर वो सीरीज कनेक्शन है और अगर हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है जैसे अगर मैं इधर ए की और सी की बात करूँ तो ये वाला जो रेसिस्टेंस है 30 ओम इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है फाइनल पॉइंट भी सी है और जब 30 ओम ये वाले की बात करें तो इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और इसका फाइनल पॉइंट भी सी है तो ये दोनों तो हो गए हमारे पैरेलल ठीक है तो आप यहाँ पर लिखेंगे फिर ABC कि जो ये है तो थोड़ा बोला कम करो या ये या ये तो ये 30 ओम हो गया ये 30 ओम हो गया तो हम ये कहेंगे कि इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अगर मुझे इन दोनों के बीच का निकालना है तो हम ये कहेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी तो ये कैसे निकालेंगे इसको आप 1/r डैश बोल दो 1/r डैश इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 1/30 प्लस 1/30 कितना हो गया 2/30 तो 1/15 हमेशा याद रखना कि हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमको 50 भी रेसिस्टेंस दे रखे हो हमें ये समझ में आ जाए कि उन 50 के 50 रेसिस्टेंस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो फिर वो पैरेलल में है तो ये हो गया 1/15 तो इसका मतलब r डैश की वैल्यू हो गई 15 ओम जैसे ही ये आया तो मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट जरूर बना लूँगा हम यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट ये जरूर बना लेना खुद को क्लैरिटी हो जाती है चाहे तो फ्री हैंड से फटाफट बना लेना उतना साफ सुथरा ना बने कोई बात नहीं ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ जो सोच रहा हूँ वो ठीक है तो देखिए अब क्या करेंगे अब जैसे कि ए और बी है ठीक ये ए और बी ऐसे टेढ़ी लाइन दे रखी है वायर टेढ़ा दे रखा है इस वायर को सीधा कर दो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें ठीक है ना भाई ये टेढ़ा दे रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस वायर को थोड़ा सीधा कर दो और टेढ़ा रखना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं चलिए जैसा है वैसे ही रखते हैं जैसा कहेंगे वैसे करके दिखा देंगे हमने कहा कि ये पॉइंट ए है इसको ऐसे ही टिल्टेड ही रखा और ये वाला पॉइंट बी है ये है 15 ओम उसके बाद यहाँ अब ए और सी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 15 ओम आ गया है तो ये भी 15 ओम और ये जो है ये 15 ओम प्लस माइनस कितना 3 वोल्ट
पॉजिटिव से करंट निकलेगा ऐसे आई। देखिए क्या होता है कि फिर से मैं क्या करूँगा कि मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चेक करूँगा। तो मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ए और बी ले लेता हूँ, ठीक है। आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ए और बी ले लो। तो ए और बी के बीच में 15 ओम है और ए से बी तक आने का एक रास्ता ये है। इस पूरे रास्ते में 2 रेसिस्टेंस आ रहे हैं बैक टू बैक, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है। आप कहोगे नहीं जी मैं तो अलग तरीके से सोच रहा हूँ, मैं तो इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी लूँगा, ले लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा कि इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी है, तो फिर ए से सी तक आने का जो दूसरा रास्ता है उसमें 15 और 15, तब भी ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं। और जो इनका सीरीज आउटकम आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, या फिर इन दोनों का जो सीरीज आउटकम आएगा वो इसके साथ पैरेलल में। मतलब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डायग्राम को और रिड्यूस करते हुए मुझे बस ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। समझ गए मेरी बात? समझ गए? ठीक, हमें बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ए और बी के बीच में थ्रू द पाथ सी, तो मैं ये कहूँगा effective resistance between A and B, between A and B through the path C या through the path ACB, ACB वाले पाथ में हम बोलेंगे इसको R डबल डैश, इसको R डैश बोल दिया था, इसको R डबल डैश बोल दो। R डबल डैश इज इक्वल टू 15 और 15 बैक टू बैक लगे हुए सीरीज में, इसका मतलब 30 हो गया, 30 ओम बन गया इक्विवेलेंट सर्किट। वोल्ट प्लस माइनस। अब ये ए है, ये बी है, यहाँ पर हो गया 15 ओम और इसका जो इक्विवेलेंट है वो 30 आ गया। बोल दो, लिखना चाहो सी लिखो, नहीं तो खत्म ही हो गया। ए और बी के बीच का पाथ ये बन गया। अब इसको चाहे तो इस तरह से जैसे मैंने ये पैरेललोग्राम से बना दिया, चाहे तो ऐसे बना दो, चाहे कर्व लाइन बना दो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे भाई, यहाँ तो पैरेलल में दिख रहा है आपको जो बनाया, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। सेमी सर्कल बना दो, कैसे भी कर दो, हमें उससे मतलब नहीं है। पैरेलल कनेक्शन में हमें पैरेलल लाइन दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं। पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये है कि जैसे ये वाला रेजिस्टेंस हमारा ए और बी के बीच का 30 ओम आया था, तो 30 ओम का इनिशियल पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, फाइनल पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इस 15 ओम का इनिशियल पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, फाइनल पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। तो जिनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसका क्या हो जाएगा, अब ये तो फाइनल रेजिस्टेंस ही निकलेगा और तो कुछ बचा नहीं। तो आर ए बी दोनों पैरेलल में हैं, तो 1/RAB क्या हो गया, 1/15 प्लस 1/30। तो 1/RAB इज इक्वल टू एलसीएम 30 आ गया, 15 2 30, 2 1 2 प्लस 1। 1/RAB इज इक्वल टू 3/30, 3 1 3 10 RAB क्या हो गया 10 ओम, ठीक है। देयरफॉर अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम, पूरे सर्किट का बैटरी का वोल्टेज कितना 3 वोल्ट, ठीक। तो बाई ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। तो V कितना है भाई 3 और R कितना है 10, 0.3 एम्पीयर। अब जरा सेकंड पार्ट देख लो इसका। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं यू हैव 4 रेजिस्टर्स ऑफ 8 ओम ईच। हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, सबका रेजिस्टेंसेस 8 ओम है। शो हाउ वुड यू कनेक्ट दीज रेजिस्टर्स टू हैव इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। मेरे को 8 ओम का ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए, मैं कैसे इनको कनेक्ट करूँगा? तो 2 पैरेलल और फिर सीरीज में 2 और पैरेलल, ठीक है। ये जो है ना, इसका कोई श्योर शॉर्ट मेथड नहीं होता, इसको आपको हिट एंड ट्रायल से कर करके देखना है, ठीक। क्या करेंगे, एक काम ये करेंगे कि पहले चारों को सीरीज में जोड़ दो, मन में ही जोड़ दो बस, सर्किट बना के दिखाने पड़ेगा, सर्किट बनाकर दिखाना पड़ेगा। चारों को मन में ही करके देख लो, पहले चारों को सीरीज में कर लो,
तो 8 4 सा 32 हो गया, नहीं बनेगी बात। चारों को पैरेलल में कर दो, चारों को पैरेलल में करेंगे 1/8 1/8 1/8 1/8, ठीक है। क्या हो जाएगा 4/8, 4/8 का मतलब क्या हो गया 1/2, नहीं बन रही है बात। तो अब क्या करेंगे, कोई दो सीरीज में और बाकी के दो सीरीज में और फिर आपस में पैरेलल में, या फिर पहले दो को पैरेलल में ले लो, दूसरे दो को पैरेलल में ले लो और टोटल दोनों का सीरीज में। मतलब क्या करा जा सकता है, एक तो ये दो को ले लिया पैरेलल में, फिर अगले दो को ले लिया पैरेलल में और आपस में ले लिया उनको सीरीज में। एक तो ये है कि भाई 4 हैं, तो जब 4 हैं तो दो को पैरेलल में, अगले दो को पैरेलल में और टोटल को सीरीज में, ये कर दिया। तो अगर दो को ठीक होगा, ऐसे बनाना ठीक होगा। हाँ ऐसे भी सही है बिल्कुल। आप ये देखिए इन दो को अपने इस तरीके से ले लिया तो 8 8, तो क्या हो जाएगा 1/8 + 1/8 2/8 यानी कि 4, 2/8 क्या हो गया 1/4 यानी कि 4, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 आ जाएगा और ऐसे इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका दोनों को पहले सीरीज में जोड़कर देख लो, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। इससे भी रिजल्ट सही आ रहा है। 16 और 16 8 और 8 8 और 8, तो ये दोनों सीरीज में 16, ये दोनों सीरीज में 16, आपस में पैरेलल में 1/16 + 1/16 2/16 और उसका रेसिप्रोकल 8 आ रहा है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये लिखा है ये भी ठीक है ना, और तुमने ये वाला करा तुम्हारा भी ठीक है, दोनों ठीक, समझ गए। तो ऐसे आप 3-4 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे बस, और कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाले, ठीक। वो कॉम्बिनेशन ट्राई कर करके देखने होंगे। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था 5 नंबर का। उसके बाद सर हाँ जी बोलिए। तब मैंने से डाउट दिया सर आपको, इलेक्ट्रिसिटी का ही था। अभी देख रहा हूँ मैं, चलो एक तरीका बता रहा हूँ सब बच्चों को। एक काम करना कि जैसे मान लीजिए कोई भी सैंपल पेपर उठा रहे हैं, अगर मान लीजिए जैसे हर बच्चा क्या करता है डिवाइड करके पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ता है हर बच्चा। तो आप मान लीजिए अगर फिजिक्स रिवाइज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ फिजिक्स मेरे को अच्छे से आ गई, तो पहला काम आपको 10-15 मिनट आपको लगेंगे। आप कोई 3 सैंपल पेपर उठाओ, 3 सैंपल पेपर उठाकर उस पर जो भी फिजिक्स वाले क्वेश्चन उस पर पी लिखते चले जाओ, केमिस्ट्री वाले पर सी लिखते चले जाओ, बायोलॉजी वाले पर बी ये लिखते चले जाओ। तो 3 या 4 सैंपल पेपर ऐसे आप बना लीजिए। बनाने के बाद में फिर बुक बिल्कुल अलग कर दो, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल गायब कर दो, और फिर ये सोचो कि आज मेरे को अभी पहले फिजिक्स ही करना है या पहले केमिस्ट्री करना है। फिजिक्स करना शुरू कर दिया तो एक पेपर करोगे, उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है छोड़ दो उसको, वो छोड़ दिया। दूसरा पेपर उठाया, तीसरा पेपर उठाया। वो 3 पेपर करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कौन से चैप्टर में अटक रहे हो, समझ रहे हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर में अटक रहे हो, तो उस चैप्टर पर थोड़ा सा खास ध्यान दे देना, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम ये सोच कर जाते हैं जैसे कि लाइट वाला चैप्टर है और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, दोनों धोखेबाज चैप्टर है। आपको लास्ट तक ये लगता रहेगा कि आपको आता है बिल्कुल ठीक है। पेपर में आप करके भी आओगे तब भी आपको लगेगा मैं सही करके आया हूँ, और नंबर गलत आएंगे तब भी आप गुस्सा होगे टीचर पे, इस नालायक ने गलत चेक करी है, देखूंगा मैं। फिर पता चलेगा अरे भाई इसमें तो गुगली हो गई। तो इन क्वेश्चन में ना गुगली होती है, बहुत घूमते हैं ये क्वेश्चंस, तो इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जनरली बच्चा जो है वो लाइट के क्वेश्चंस में और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करके आ जाते हैं। शुरू से टीचर भी पागल हो गए बोल कर, बच्चों का खुद का भी दिमाग पक चुका है भाई फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है, कॉनकेव भी, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। दिमाग में नहीं आती, पेपर में दिमाग में नहीं आती, फोकल लेंथ पॉजिटिव कराए, पूरी मेहनत करे पड़े और वो माइनस से ही सब कुछ गलत हो गया, ठीक है ना। उसमें पावर भी पूछ लेंगे, और अगर सोच लो लेंस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया, लेंस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया, आपका आ रखा है आंसर पॉजिटिव में, जबकि लेंस तो वो तो आपका जो है कॉनकेव लेंस था, उसका तो नेगेटिव में आना चाहिए था पावर। आप पॉजिटिव में निकाल के उसको ऐड कर दे रहे हो, वो आ रही है उसकी वैल्यू कुछ और ही, तो वो टीचर आंसर देखकर वो काट देगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का खास ध्यान रहे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट कर लेना, उनमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम अभी भी कोई चीज़ अगर रिवाइज करने के लिए सोचें या बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, और खाली बैठे हुए खुद को ही चेक करना है कि क्या हमें याद है या नहीं,
तो अगर मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, चाहे कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। चलिए ये चीज़ को हटा दें, बिल्कुल बाजू हटा दें इसको। उसके अलावा क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस के बारे में सिर्फ ये देखा जाएगा कि इमेज हमारी बन कहाँ रही है। राइट में बन रही है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में बन रही है तो नेगेटिव, ठीक है ना। और जब हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर में जो मतलब जिसके 6 केसेस बनते हैं वो कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर में बस एक केस ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिरर के पीछे बनती है, तो वहाँ पर वी पॉजिटिव होगा, बाकी सब जगह भी नेगेटिव ही नेगेटिव होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, तो वहाँ भी पॉजिटिव ही होगा। 2 ही केस होते हैं उसके, तो उसमें भी पॉजिटिव ही होगा। ऐसे ही ये तो वी की बात हुई। मिरर के केस में, लेंस में जस्ट उल्टा हो जाता है। लेंस में जब हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि भाई पहला केस वर्चुअल और इरेक्ट वाला है, बस पहला केस कॉन्वेक्स लेंस का वर्चुअल और इरेक्ट वाला। और वर्चुअल और इरेक्ट वहाँ कब बनती है? जब सेम साइड पर बनती है, तो वहाँ वर्चुअल और इरेक्ट में वी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और बाकी के जो 5 केसेस हैं जिसमें रियल और इन्वर्टेड, तो लेंस में रियल और इन्वर्टेड राइट साइड में बनती है इमेज, तो वो आपके सारे वी पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक। अब इसी तरीके से ये हमारा यू का हुआ केस, वी का हुआ केस, वी के बाद में। और ये हम करेंगे कैसे? ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये हम करेंगे कैसे? ये हम बुक सब साइड में रख के वैसे ही खाली बैठे हुए एक बार रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक। तो उस चीज़ में आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, फिर जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया तो ये व्यू हो गया, इमेज डिस्टेंस वी हो गया। फोकल लेंथ दिमाग से ही निकाल दो भाई, कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो फोकल लेंथ पॉजिटिव। एफ खत्म, यू खत्म, वी खत्म, एफ खत्म। अब क्या बचता है? H1 और H2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही रखना है हमको, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे लेंस लो चाहे मिरर लो कुछ भी लो। अब H2 का देखना है, H2 और भी आसान, अगर वर्चुअल और इरेक्ट है तो H2 पॉजिटिव, रियल और इन्वर्टेड है यानी कि उल्टी इमेज तो H2 नेगेटिव, बस इतना। तो ज़्यादा जो ध्यान देना है वो किस पर ध्यान देना है? वी पर। ये वी घुमाएगा आपको, ये भी घुमाएगा। अब उसमें वो लल्लू करने की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एफ वाली के, यार फोकल लेंथ हमको है ना नेगेटिव का पॉजिटिव करा है, सब 5 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत दुख होगा आप सबको भी, मुझे भी दुख होगा, क्योंकि काफ़ी कर चुके हैं हम इसके, न्यूमेरिकल्स बहुत कर लिए हैं हमने। तो ऐसे ना इन चीज़ों को एक जगह लिख लेना, इन चीज़ों को इसी तरह से एक जगह लिख लेना अपनी भाषा में। कुछ बच्चे उसको इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं, जिनको हिंदी में लगता है कि नहीं मैं तो हिंदी में लिखूंगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, है ना, तो उसको हिंदी में लिख लो, बस गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट इज सेम तो होता है, होता सेम है, सब बच्चों को यही पता है। अब जैसे मान लो तुमने बोल दिया कि साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ही होता है, सेम होता है, ठीक है। इस बेचारे ने कर नहीं रखा, इसके दिमाग में बैठ गया, आदित्य ने बोला था ये तो सेम ही होता है, हाँ तो सेम ही होता है, करके ही नहीं जा रहा है बेचारा पेपर, पता चला वहाँ घूम गया। इसलिए और फिर उसके बाद आकर बाहर आकर तुम्हें गाली देगा तेरी वजह से। अब तुमने ये थोड़ी कहा था कि मैं उसको छोड़ दूँ। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो भाई जो आप लोगों की जो कमियां हैं उनको अपने हिसाब से टैकल करो, उसको लिख लो। लिखने के बाद में फिर जब कभी भी है तो अपना नोटबुक अपनी बंद करी और फिर उसके बाद में खुद को चेक कर लिया कि मुझे याद है या नहीं है, समझ रहे हैं। ऐसे ही बहुत बड़ी मिस्टेक क्या होती है, ये जो cos 30 है ना, इसको जनता 1/2 लिख कर आती है, ठीक है। sin 30 को √3/2 लिख कर आती है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, सर पे हाथ मार के फिट बिठा लेना इसको दिमाग में कि ये गलती नहीं होनी मेरे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनायक ने भेजा था कुछ। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो जनरली गलत होती हैं बच्चों से। सर ये कमियां वापस से एग्जाम में आ जाते हैं, कितना भी कवर कर लो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो, नहीं तो वो आई जाएगी। आप कोशिश करो ना कि मुझे ये गलती करनी ही नहीं है, होगी ही नहीं गलती फिर। जहाँ 2 बार 4 बार 5 बार, अच्छा अलग अलग स्टाइल्स होते हैं बच्चों के। कुछ बच्चे सुबह उठकर रिवाइज करना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट नाइट रिवाइज करना पसंद करते हैं। तो अपनी जो कमियां हैं ना उनको जरूर रिवाइज करिए कि मैं हर पेपर में ये गलती करके आ रहा हूँ, उसको जरूर रिवाइज करिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। अरे छोटे स्टेप्स हैं, वही आप अगर कर लोगे ना तो अच्छा सा इम्प्रूव कर जाएंगे। और जो भी अगर प्री बोर्ड में किसी बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो उसको सर पर मत चढ़ने देना,
अपने को ये समझाते रहना भाई तू बेवकूफ़ है, तू पागल है, तेरे से गलतियाँ होती हैं, ये समझाते रहना तो वो गलती हो जाएगी। ठीक, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जरा सा भी उड़ने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे के प्री बोर्ड में नंबर बढ़िया आ जाते हैं ना, वो बेचारा बोर्ड में लुढ़क जाता है। लुढ़कना मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन से नंबर कम रह जाएंगे। तो इसलिए जिनके अच्छे आ रहे हैं वो थोड़ा सा संभल कर रहे मेरी बात कर रहे हैं। भाई कोई खास नहीं है तो अभी गाना पड़ी देगा हमसे भी अच्छा, पूरा नंबर लेके आ गया। तू करता है पढ़ लो तू देखा पढ़ के हम डंडे खा रहे हैं नहीं मैं पिट लिया। ये चीज़ तो चलो मैं पूछूंगा, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, हम डंडे खा रहे हैं, पर इसको बिल्कुल डंडा नहीं पड़ा होगा। बिल्कुल नहीं पढ़ा सर, फ्यूचर देखिए थोड़ा। भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, प्री बोर्ड में चल रहा है। डॉक्टर के सारी जॉब ही बन गया बोर्ड में चल रहा है अभी, चल सुनो जरा एक क्वेश्चन नोट भाई करो। सरिया भी यूज हो सकता है। तेरे में घुसेगा सरिया सरिया और विनायक ये जो भेजा है ये क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट, ये वाला पूछ रहे हो क्या? मुझे लगा विनायक के नाम से कोई क्वेश्चन एमसीक्यू है। वाला से एमसीक्यू वाला ना, मुझे भी वो एमसीक्यू वाला ही थोड़ा दमदार सा लग रहा है क्वेश्चन। ये तो ऐसे ही है। क्वेश्चन नोट करोगे क्या? चलो तुक्का लगा के भी सही कर दिया है। अभी देख रहे हो तुक्का सही है। ये तुझे क्या लगा? बचपन से उसके साथ खेल रहा हूँ। खतरों के साथ, हैं? खतरों के साथ वो खेलता कहाँ है सर? वो तो बस क्या कहते हैं खेल को बिगाड़ता है। किसको बता रहे हो आप? अक्षर की बात कर रहे हैं। अक्षत कौन? अच्छा वो वो आया नहीं? भाग गया वापस। हाँ, तुम जानते हो शुरू से उसको, जानते हो? हाँ जैसा इसके साथ है वैसे ही उतना टाइम तो लेगा। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, अरेंज द ऑर्डर ऑफ, हाँ सुन लेना ये जरा क्वेश्चन घूमने वाला है, देखो जरा। अरेंज द ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड arrange the order of powers dissipated in the given circuits. Arrange the order of power dissipated in the given circuits, comma. मतलब पावर कम If होना। the सर नहीं डिसिपेटेड डिसिपेटेड का मतलब पावर खर्च होना, बस पावर समझ लीजिए कि इस सर्किट में पावर कितनी है, बस इतना। If the same current is passing through आईबी और वी स्क्वायर भाई हमारा पॉइंट लाइट में होता है वो। भाई वो अपने इसका पावर इक्वल बना आई स्क्वायर if the same current देखो वी आई होता है आई स्क्वायर वी आई ये वी आई इतना छोड़ा आई स्क्वायर इलेक्ट्रिसिटी में बोलो अभी इलेक्ट्रिसिटी all three resistances वैसे करंट सेम सीरीज में होता है and each resistor is capital R. प्लीज एक चीज रखिए अब ना यहाँ हमें चार अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, चार अलग अलग सर्किट डायग्राम दे रखे हैं। सर्किट डायग्राम है फर्स्ट वाला, सर ये एमसीक्यू है MCQ।
पावर डिसिपेटेड में अरेंज द ऑर्डर का क्या मतलब है? जब करंट सेम है तो सीरीज ही होगा, एक बात ये हो गई, बाकी देख लेते हैं। वो ये जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हो जाओ। अरेंज द ऑर्डर से क्या मतलब है? वही तो बात है। हाँ बोलो। अरेंज द ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट। सबका रेसिस्टेंस आर है, आर आर आर। हाँ जी, तो ये तो 4 अलग अलग सर्किट डायग्राम दे रखे हैं और अब आपको जो ऑप्शन है वो देखिएगा क्या है। आपका क्वेश्चन है इज इट रोमन क्लास ये दे रखे हैं जी 4 ऑप्शंस। अब देखिएगा करना क्या है। इन्होंने ये बोला है, हाँ इन्होंने बोला है अरेंज द ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट। पावर कंज्यूम्ड बोलो या पावर डिसिपेटेड बोलो एक ही बात है। कोई भी सर्किट जो है वो पावर डिलीवर नहीं करता, वो पावर कंज्यूम ही करता है, ठीक है। तो पावर खर्च होती है उसमें, पावर डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट इफ द सेम करंट इज पासिंग थ्रू ऑल 3 रेजिस्टेंसेस एंड ईच रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। तो आप मानिए यहाँ पर भी इस सर्किट में भी करंट आई जा रहा है, इधर भी आई जा रहा है, इधर भी आई जा रहा है और इधर भी आई जा रहा है। तो मैं हर एक की पावर निकाल लूँगा। अब हमको क्या क्या दे रखा है पावर के, हमारे पास 4 रिलेशन होते हैं। एक होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन पहला, दूसरा होता है V इंटू आई, तीसरा होता है I स्क्वायर आर, चौथा होता है V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 4 रिलेशन होते हैं पावर के। जो दे रखा होगा उसके हिसाब से मैं पावर का रिलेशन यूज़ करूँगा। क्या दे रखा है यहाँ करंट और रेसिस्टेंस, तो मैं I स्क्वायर आर वाला फंडा यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो अब आप ये देखिएगा, पहले मुझे इस सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो मैं फर्स्ट वाले का निकालता हूँ। तो फर्स्ट वाले केस में जब हम पावर निकालेंगे फर्स्ट वाले केस में, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर डैश बोल दो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर डैश कितना हो गया 3 अपॉन आर। तो भाई आर डैश कितना हो गया r/3। तो इस केस में जो पावर है उसको हम P1 बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगी I स्क्वायर इंटू आर डैश। तो ये क्या हो गया I स्क्वायर R अपॉन 3। तो P1 तो ये हो गया, समझ गए, ठीक। P1 तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमारे पास ये तीनों के तीनों रेसिस्टेंसेस पैरेलल में दे रखे और सीरीज में दे रखे हैं। तो सीरीज में तो टोटल रेसिस्टेंस सीधा सीधा 3R हो गया, R प्लस R प्लस R। तो इसका मैं P2 सीधा लिख रहा हूँ, करंट इज गोइंग टू बी द सेम, तो I स्क्वायर इंटू 3R। तो ये हो गया 3I स्क्वायर R। तो ये P2 हो गया। उसके बाद थर्ड में देखिएगा ये दोनों पैरेलल में और जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज में। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों का देखिए R का क्या होगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R 2 अपॉन R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 प्लस R कितना हो जाएगा, R डैश सीधा निकाल दो, R/2 प्लस R कितना 3R/2। समझ गए, ये बताओ कैसे हुआ है।
देखिए जब इन दोनों का रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 1/r प्लस 1/r 1/r प्लस 1/r कितना हो गया 1/r प्लस 1/r 2/r फिर उसका रेसिप्रोकल करा जाता है तो r/2 तो इसका रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा r/2 प्लस r तो 3r/2 हो गया ना। तो यहाँ पर अगर मैं r डैश बोलूँ तो ये आ जाएगा 3r/2। मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, आप शॉर्टकट मत लेना, प्रॉपरली कर लेना, जरा से में गड़बड़ हो जाती है। तो ये 3r/2 हो गया। तो यहाँ पर जो पावर होगी P3 इज इक्वल टू आई स्क्वायर r डैश कितना है 3r/2 तो आई स्क्वायर इंटू 3r/2 तो 3i स्क्वायर r/2 ये हो गया। P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। उसके बाद P4 की बात करते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं P4 की। तो P4 में देखिएगा दो रेसिस्टेंस सीरीज में हैं तो 2R और ये पैरेलल में 2R और R पैरेलल में है, ये समझिए। तो इसमें R डैश कैसे निकलेगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R। 1/R डैश इज इक्वल टू R और 2R का एलसीएम 2R तो ये 1 हो गया। R में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2R आ जाए 2 into 1 is 2 1/R डैश इज इक्वल टू 3/2R तो R डैश क्या हो गया 2R/3 therefore P4 is equal to I square R dash I square into 2R/3 क्या हो गया 2I square R upon 3 ये P4 हो गया। अब हमें पता है क्या करना है। देखिए जो पहले वाला है, पहले वाले में ये आ रहा है 1/3 into I square R, दूसरे वाले में 3 into I square R, तीसरे वाले में 3/2 into I square R देख सकते हैं ऐसे, ठीक है 3/2 into I square R। और चौथे वाले में 2/3 into I square R। I square R सब में कॉमन आ रहा है। नंबर देख लो बस कौन सा नंबर बड़ा है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा जो पावर है वो तो दिखाई देगी ना 3 तो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक। तो सबसे पहले आ जाएगा P2। तो जब सबसे पहले P2 आ गया तो भाई यही है बस, आगे चलिए भाई, आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। तो सबसे पहले वाले जिसमें सबसे बड़ी पावर पहले ही वाले केस में दे रखी है, ठीक। आगे वाला अब अगर मान लीजिए कोई 2 दे रखे होते तो उन 2 को चेक करते, ठीक है, सारे में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो P3 है ये क्या होगा 3/2 तो ये तो 3 है, इसका आधा हो गया, ये तो 3 है, 3/2 का आधा कितना हो गया 1.5, ठीक है। और उसके बाद ये जो 2/3 है 2/3 होता है 0.67, ठीक है। तो ये हो गया 0.67 और 1/3 0.33 तो P2 सबसे बड़ा और ये 1.5 यानी कि P3 और फिर P4 और फिर P1 2 3 4 1 2 3 4 तो ए वाला ऑप्शन ठीक है। यही कर दिया था क्या, तुक्का यही लगाया था, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करिएगा सर क्या बोल रहे हो। मैं बोलूँ सर मैंने क्वेश्चन के साथ में जो लगा रखा था लिखा सही था कौन सा वाला सर, जो क्वेश्चन है सर उसके अंदर राइट साइड पे लिखा हुआ है ना, मैंने पेन से वो सही था। अच्छा सही है वो गलत है, मैंने देखा नहीं। सर सही है वो 1/3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, लास्ट वाले में 3/2 गलत आ रहा है, 2/3 आना चाहिए था। यस सर। रेसिप्रोकल करना भूले हो गए यहाँ पर। चलिए जी अगला देखते हैं। एक और क्वेश्चन लिखूंगा, जाना पहचाना सा है, अब देखना कर पाओगे या नहीं।
ये जाने पहचाने लोग बहुत पसंद करते हैं। तुम कब जाओगे? बहुत सारे क्वेश्चन है जो जाने पहचाने आएंगे पेपर में। सब वो तभी तो पहचाने होते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नोट करिए। 4 रेसिस्टेंसेस ऑफ 4 ओम ईच। शनिवार को पैसे लेके जाते हैं तो मतलब और लेके जाते हैं। मेरी ज़रा पेट कर लिया। ये डायलॉगबाजी काम नहीं आने वाली, नोट कर लो इसको। 4 रेसिस्टेंसेस आवाज़ गाने आएगी पढ़ाई खाएगा। 4 रेसिस्टेंसेस ऑफ 4 ohm each are joined end to end to form a square। अब समझ गए स्क्वायर वाला क्वेश्चन जरूर सही बात आएगा। आ गई। हाँ खुशी दे पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा। टू फॉर्म अ स्क्वायर फुल स्टॉप कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ भाई 5 बजे कर। सर पूरी है सर पूरी है सर। ये तो सीरीज ये बताया ना। क्वेश्चन सुन लो पहले, देख लो जरा एक बार क्या पूछ रहा हूँ। पहले तो मुझे तो यही करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ये करा। equivalent resistance of the combination between two adjacent corners। चार ही आ रहा होगा, है ना? चार ही आ रहा होगा। अच्छा चार 4 से 4। मैंने वो देखा था जो अभी हमने पढ़ा हुआ था इनिशियल दिखाई पड़ा। बहुत बढ़िया, पढ़कर जरा दिमाग लगा कर करो इसको। चल यार अरे नहीं आ रहा कोई चल यार नहीं आ रहा, मैं तो वही कर रहा हूँ। है ना? अच्छा एक ने बोल दिया चार ही आ रहा है तो सारे रुक गए। भाई खुद का मिला ज्यादा थोड़ा। करी तो है। सर मैंने दिमाग मुझे चार आने करके आपको बिल्कुल ट्राई कर रहा था। जरा मुझे और एडजस्ट कर रहा बताओ जरा कितना आ रहा है आपके पास? 2 एडजेसेंट कॉर्नर। सर फ्री है क्या? हाँ ये बता रहा हूँ। 4 है। भाई जो आएगा अरे एक तो सही होगा। तो एसीबी देखने क्या था ना पेपर में। सब है भाई ये पूरा एक पास हो गया। हाँ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है किसी का? हाँ सर 3 आ रहा है। मेरा देख तो लेने दो जरा मुझे आंसर। हाँ 3 आ रहा है तो ठीक आ रहा है। भाई आगे बताइए हाँ? मेरा भी आगे था। हुआ? अरे एक बात बता दो, एडजेसेंट का मतलब तो समझते हो? हां हैं? 12 ये हो गया मतलब आ गया। हाँ ये सर अगर एक बात पूछनी है, अगर एडजेसेंट ना लिखा होता तो हम ऐसे ऐसे बोल सकते कि ये दो सीरीज में ये दो सीरीज में और फिर पैरेलल है। वो तब होता जब अपोजिट कॉर्नर्स लिखा होता। या अगर एडजेसेंट नहीं लिखा होता तो ऐसा तो फिर क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता। वो ये जरूर देंगे कि किस किस के बीच में निकालना है। हाँ भाई हो गया। क्वेश्चन लिखा याद आ गया मुझे। पहले निकाल लेना सर। मैंने सुना क्वेश्चन ही वाला। हो गया भाई आदित्य? हो गया? तुम्हारा बताओ। स्माइलिंग फेस। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। देखो भाई ऐसा है ये एक दो तीन चार ए बी सी डी, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। तो ये जो तीनों रेसिस्टेंसेस हैं, ये तीनों रेसिस्टेंसेस क्योंकि दो एडजेसेंट कॉर्नर्स बोल रहे हैं, एडजेसेंट मतलब ये बराबर बराबर है, ठीक है। तो ये तो 4 हो गया और ये तीनों के तीनों कितने हो गए सीरीज में, तो बाहर हो गया 1/4 प्लस 1/12 करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें। अगर यहीं पर आपसे बोल देते टू अपोजिट कॉर्नर्स, तो दो अपोजिट कॉर्नर, तो फिर अगर ए और सी के बीच में निकालना होता तो ये दोनों सीरीज में फिर वो आपस में कर लेते, ठीक है। इस तरीके से है सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस। ढंग से कर लो रिवाइज, ढंग से कर लो, धोखेबाज क्वेश्चंस होते हैं, दोबारा बता दो, गड़बड़ होती है इसमें।
ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं पूछना मेरे से।